आप अद्भुत हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप व्यापार जगत के सबसे शानदार मुखिया बन गए। जिया की चमड़ी मोटी हो रही थी क्योंकि वह अपने बॉस को मस्का मार रही थी। जब उसने उसकी प्यारी मुस्कान देखी तो अर्जुन ने उसकी मीठी खुशबू के बारे में सोचा जो कल रात उसके चेहरे पर आई थी। अर्जुन के चेहरे पर अचानक एक गर्म सौम्य मुस्कान आ गई। अपनी वाइफ की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। हूँ है वाइफ है, इसका क्या मतलब था? उस शब्द की ध्वनि सुनकर जिया का मुंह हिलने से बच नहीं सका। जब वह वाइफ शब्द के बारे में सोच चुकी थी तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने खुद को उसकी तुलना में कुछ भी नहीं कहा था। क्या इसका मतलब यह था कि उसके लिए वह उससे बेहतर थी? धिक्कार है यह आदमी। क्या वह यह कहना चाह रहा था कि वह अपनी कुशलता छिपा रही थी? बकवास। उसके इस एक वाक्य से उसका सिर घूमने लगा। क्या वह हमेशा ऐसा ही बोलता था चतुराई से? क्या इससे उसकी आंतें उलझ नहीं जाएंगी? जिया ने हंसते हुए खुद से कहा, यह सच नहीं है। मुझे रसायन विज्ञान के बारे में कुछ भी क्यों पता होगा। यह सिर्फ एक संयोग है कि मुझे भी आपके जैसा ही शौक है। युवा मास्टर, मैं उन पौधों के बारे में जानने को उत्सुक रहती हूँ जो मुझे पसंद है और मैं उन्हें इंटरनेट पर खोजती हूँ। इंटरनेट पर फिर से? बटलर जयेश, जो कमरे में सभी को देख रहा था, ने जिया पर नजर डाली। वह मदद नहीं कर सका लेकिन महसूस किया कि वह उन्हें बेवकूफ बना रही थी। बटलर जयेश और जिया के अलावा मास्टर कपूर भी उतना ही हैरान थे। वह संभवतः या निश्चित रूप से उन तीनों में सबसे अधिक आश्चर्यचकित था। आह, अर्जुन ने जिया को क्या कहा? क्या आह अर्जुन ने अंततः स्वीकार किया कि जिया उसकी वाइफ थी? क्या वह मतिभ्रम कर रहा था? किसी को पता होना चाहिए कि जब उसने पहली बार यह अर्जुन पर उससे शादी करने पर जोर दिया था तो यह अर्जुन इसके खिलाफ था। हालांकि उसने उससे कुछ नहीं कहा, वह यह अर्जुन का दादा था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसका पोता पूरे दिल से इस शादी के खिलाफ था। हालांकि अब वह जिया को अपनी वाइफ कहता था और उससे बातचीत भी करता था। मास्टर कपूर ने खुद को मुस्कुराने से रोकने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। आप ऑनलाइन कुछ भी पा सकते हैं, बात बस इतनी है कि अधिकांश लोग जानकारी को सत्यापित करने और उसे वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे। यंग मिस्ट्रेस उन लोगों में से प्रतीत होती है जो चौकस है और अपने दैनिक जीवन में इसे लागू कर सकते हैं। अर्जुन ने फिर से बात की और जिया की प्रशंसा की। वह मुड़ी और अर्जुन को घूरने लगी, फिर भी सोच रही थी कि उसने जो बातें कही थीं वे तारीफ थीं या अपमान। अंत में जिया ने चुपचाप निर्णय लिया कि उसे भविष्य में अधिक सतर्क रहना होगा क्योंकि उसका पुनर्जन्म एक रहस्य था। उसे इस चतुर आदमी को इसके बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए। हेहे, जिया के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी और उसने कहा, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने सीखी वे तीसरे युवा मास्टर की मदद करने में सक्षम थी। जैसे जैसे वे दोनों बातें करते रहे, मास्टर कपूर की आंखें जो मूल रूप से छोटी और तेज थीं अब बेहद चौड़ी हो गईं। उसका हृदय खुशी से भर गया था और वह इस तथ्य को भी भूल गया था कि कोई उसके पोते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब आह अर्जुन ने एक दिन पहले इच्छामृत्यु की गुहार लगाई थी तो उसने उसकी आंखों में निराशा देखी थी। हालांकि आज उसने अंततः आह अर्जुन की आंखों में आशा और रुचि देखी। यदि वह अभी भी रुचि रखता है और उसके पास कोई है जिसे पकड़कर रखना है तो वह शायद जीना चाहता है। मास्टर कपूर ने जिया को ऐसे देखा जैसे वह पन्ना का चलता फिरता टुकड़ा हो। जिया की खिली हुई आंखें उसकी सबसे खूबसूरत और उत्कृष्ट विशेषता थीं और अब यह जोड़ी अर्जुन को घूर रही थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वह स्पष्ट रूप से असहज था। इन तीन पौधों में रासायनिक प्रतिक्रिया करने और विषाक्त पदार्थों को छोड़ने के लिए आसपास का तापमान 20 डिग्री के भीतर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इन हिनबिट्स को लगाने के अलावा अपराधी को मेरे कमरे में तापमान भी कम करना पड़ा। जिया ने सिर हिलाया, चूंकि हमारे कमरे जुड़े हुए हैं, मेरे कमरे का तापमान 24 डिग्री था। हालांकि दूसरे पक्ष ने तापमान बहुत कम नहीं किया लेकिन सनरूम का तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया था। जब दरवाजे खुले तो सनरूम से ठंडी हवा अंदर आई और आपके कमरे का तापमान भी कम हो गया। अर्जुन ने कहा, जब मैं आज सुबह उठा तो मेरे कमरे और सनरूम को जोड़ने वाला दरवाजा बंद था। मास्टर कपूर ने तुरंत पूछा, जिया, क्या तुम वही थे जिसने कल दरवाजा बंद किया था? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। अंत में मास्टर कपूर ने इसके लिए जिया को बार बार धन्यवाद दिया और क्योंकि वह अर्जुन के बारे में चिंतित थे उन्होंने बटलर जयेश को उसे पूरी तरह से जांच के लिए अस्पताल भेजने के लिए कहा। जहां तक इस बात का सवाल है कि मास्टर कपूर इस मामले की जांच कैसे करना चाहते थे, यह उनका कोई काम नहीं था। जब अर्जुन चला गया तो सुबह के केवल 7:30 बजे थे और जिया ने राजीव के घर की यात्रा करने का फैसला किया। जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, जिया को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और उसका सिर भी धड़कने लगा। अपने पुनर्जन्म के बाद से उसे अब भी उस चेतना का एहसास होता है जो पिछले मालिक ने उसके शरीर में छोड़ दी थी। यही कारण है कि जब भी वह राजीव के बारे में सोचती थी तो उसके पूरे शरीर में दर्द होता था। हालांकि अगर उसे राजीव पर भरोसा था तो वह सुबह सुबह उसके घर जाने से इतना क्यों डरती थी? आप पहले ही मर चुके हैं लेकिन आप उसके लिए इतना प्रबल जुनून छोड़ गए हैं। तारांकिन तारांकिन आंख घुमाना। इसलिए पिछले मालिक की इस आखिरी उम्मीद से छुटकारा पाने के लिए वह जानती थी कि उसे उसके घर की यह यात्रा करनी होगी। उसे गुप्त रूप से छिपे जुनून को जगाना होगा। नहीं, यह सही नहीं है, वह इस अवचेतन जुनून को ध्वस्त करने जा रही थी।
तारांकिन 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 62 तो उत्तरी अक्षांश 152 पश्चिमी देशांतर एक निजी द्वीप पर चारों ओर नावों और हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ गई। जैसे जैसे समय बीतता गया द्वीप के चारों ओर एकत्र हुए लोग और अधिक जटिल होते गए। तांग संप्रदाय के अलावा दुनिया भर से लोगों के अन्य समूह भी थे जो साका का पता लगाने में मदद कर रहे थे। वहां सरकार के लोग भागीदार और यहां तक कि गैंगस्टर भी थे। वे या तो व्यक्तिगत रूप से वहां मौजेश रहेंगे या अपने लोगों को भेजेंगे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया सायरा के बचने की संभावना कम होती गई। निया पहले ही 3 बार रोने से बेहोश हो चुका था। जब भी वह उठती वह समुद्र तट की ओर भागती जहां उसका स्वागत हड्डियों को कंपा देने वाली समुद्री हवा करती। वह हर किसी की सलाह को नजरअंदाज कर देती और वहीं खड़ी होकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करती रहती। उसका पतला शरीर हवा में खड़ा था मानो वह हवा से उड़ जाएगी और लहरों में बह जाएगी। निया चलो पहले कैंप साइट पर वापस चले, यहाँ बहुत तेज हवा है। यह आदमी पूरे समय उसके बगल में था। वह लंबा और सुंदर था अपने हस्तनिर्मित हाउते कौचर सूट के साथ। उनका पतला शरीर पूरी तरह से चार चांद लगा रहा था। उसके पूरे चेहरे पर शिकायत लिखी हुई थी, लेकिन जब उसने निया की सूजी हुई लाल आंखें देखीं तो उसका दिल भी टूट गया। नहीं, मैं शिविर में इंतजार नहीं करना चाहता, मैं यहाँ उसका इंतजार करना चाहता हूँ। भाई अभय, बड़ी बहन अपने पूरे जीवन में सक्षम रही है, वह अभी भी जीवित है ना? इस आदमी ने, जिसे अभय कहा जाता था, निया को बहुत प्यार से गले लगाया और उसे सांत्वना दी। नहीं, सायरा मर नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया और एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश की। उनके आसपास जो भी लोग उन्हें देख रहे थे उन्होंने आह भरी। अभय सायरा की मंगेतर और राजवंश परिवार का युवा मास्टर था। उनकी पृष्ठभूमि सर्वश्रेष्ठ में से एक थी, लेकिन एसके सेक्ट के मास्टर के रूप में सायरा भले से ही समृद्ध और शक्तिशाली थे। उसके पास कभी भी धन या संसाधनों की कमी नहीं थी। सायरा के पास सुंदरता और दिमाग था और बहुत सारे प्रशंसक उसके पीछे चले गए। पिछले कुछ वर्षों से उसने अभय के लिए बहुत अधिक भाव। जब अन्य लोगों ने अभय और निया को एक दूसरे के बगल में खड़े देखा तो वे एक जोड़े की तरह लग रहे थे। चूंकि सायरा पहले ही मर चुका था, इसका मतलब था कि एसके सेक्ट का भविष्य का विकास भी प्रभावित होगा। यदि मिस निया वास्तव में यंग मास्टर अभय के साथ समाप्त हो गई तो उनके दोनों परिवार सहयोग करने में सक्षम होंगे और यह एक जीत की स्थिति होगी। इसलिए हालांकि अभय सायरा की मंगेतर थी, एसके सेक्ट के बुजुर्ग काफी खुश थे जब उन्होंने निया और अभय को एक साथ देखा। अचानक ऊपर से एक गगनभेदी आवाज आई। दूर से एक पंक्ति में लगे दर्जनों हेलीकॉप्टर, उनकी ओर उड़े हेलीकॉप्टरों की संख्या एसके सेक्ट और वहां अभय द अन्य सभी लोगों द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टरों की तुलना में कुछ गुना अधिक थी। भाई अभय, वह कौन है? निया, जो एक क्षण पहले भी शोक मना रहा था, अब इस दृश्य को सदमे और ईर्ष्या से देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई है जो उसके लिए इतना कुछ करेगा, भले ही वह पहले ही मर चुकी हो। पलक झपकते ही अग्रणी हेलीकॉप्टर समुद्र तट के पास हेलीपैड पर रुक गया, जबकि अन्य सीधे उन लोगों में शामिल हो गए जो अभी भी समुद्र के किनारे खोज रहे थे। यह देखकर निया तेजी से यह देखने के लिए दौड़ा कि यह कौन है। अभय, जो उसके बगल में खड़ा था, उसने भी उसका पीछा किया और उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। और जब उसने उस आदमी को देखा जो हेलीकॉप्टर से बाहर आ रहा था तो उसकी आंखों में गुस्सा और ईर्ष्या और भी अधिक स्पष्ट हो गई। उस व्यक्ति ने चांदी का नकाब पहना हुआ था जिसमें केवल उसके होंठ और ठुड्डी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे का बाकी हिस्सा नकाब से छिपा हुआ था, लेकिन आप अभी भी उसकी ठंडी काली आंखें देख सकते थे जो तेज और हड्डियों तक सिहरन पैदा करने वाली थी। वह कम से कम 188 सेमी लंबा था और गर्म चांदनी के नीचे उसका पतला शरीर और भी अधिक राजसी था। उन्होंने कवच पहना था और उनका पूरा लुक बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा ऐसा लगा मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन जम जाए। निया की आंखें अविश्वास से फैल गईं जब उसने उस आदमी को हेलीकॉप्टर से नीचे चलते देखा। जैसे ही वह आदमी उसके करीब आया, निया को महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। आप जैद हैं, आप अभयारण्य से जैद हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश ने जैद को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। दुनिया भर में हर कोई अभयारण्य के भयानक मृत्यु शूरवीर जैद के बारे में जानता था। कोई भी उसकी वास्तविक पहचान या पृष्ठभूमि नहीं जानता था, लेकिन वे जानते थे कि उसने अपने नंगे हाथों से डेल्टा नदी में अपनी ताकत बनाई थी। उनका बल एओदो के समान था, जो एक अत्यंत धनी समूह था जो पूरी दुनिया में वितरित करने के लिए उच्च परिशुद्धता वाले उत्पाद बेचने में माहिर था। हालांकि एओदो को हर जगह जाना जाता था क्योंकि उनके पास उच्च परिशुद्धता वाले हथियार और तकनीक थी जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता था। अधिकांश देश उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करेंगे। जहां तक अभयारण्य का सवाल है, वे अपनी भारी ताकत के कारण डेल्टा नदी को जीतने में कामयाब रहे। उसने कभी भी अपना असली रूप नहीं दिखाया था और अगर वह सामने आता भी था तो वह अपना चेहरा चांदी के मुखौटे से ढक लेता था। अब तक लगभग 30% अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिक उसकी कमान में थे। दुनिया में किसी को भी उनके जैसे व्यक्ति को अपमानित करने का साहस नहीं होगा। आखिरकार ये भाड़े के सैनिक केवल 5 लोगों के साथ अपने देश में अराजकता पैदा कर सकते हैं। उनसे लड़ने के लिए उन्हें अपने सैनिक भी तैनात करने पड़ सकते हैं। हालांकि एसके सेक्ट के पास अपने स्वयं के भाड़े के सैनिक थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता और मात्रा अभयारण्य के समान क्षमता की नहीं थी। वह डेल्टा नदी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। इस दिन जब सायरा की मृत्यु हुई, अंततः उसे जेड से मिलने का मौका मिला। निया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर कूदने वाला था।
1 मिनट पहले उसने अपनी बहन से ईर्ष्या की थी, लेकिन अब यह सब खुशी में बदल गया था। यदि सायरा और जेड अच्छे दोस्त होते तो एसके सेक्ट अभयारण्य की मदद से और विस्तार करने में सक्षम होता। अत्यधिक दबाव के कारण निया के लिए सांस लेना और भी मुश्किल हो गया। वह पहले से ही हाँफ रही थी, लेकिन उसने जेड को देखते हुए अपनी बेहतरीन मुस्कान दिखाने की कोशिश की। अपनी सूजी हुई लाल आंखों के साथ वह इतनी दयनीय लग रही थी कि जो कोई भी उसे देखता वह उसकी रक्षा करना चाहता। अब तक जेड पहले से ही निया के सामने खड़ा था। चूंकि वह केवल 165 सेमी की थी, उसकी ऊंचाई केवल उसके कंधे तक ही पहुंची, जिससे वह और भी असहाय लग रही थी। अभय जो उसके बगल में खड़ा था, दूसरे पक्ष का अभिवादन करने के लिए तैयार होकर अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि इससे पहले कि उनके आसपास कोई प्रतिक्रिया दे पाता, जेड ने पहले ही भयानक गति से निया की गर्दन पकड़ ली थी। निया अभय की आंखें कांप गईं और वह चिल्लाया। उसने निया पर पकड़ ढीली करने के लिए जेड की पसलियों पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह दूसरे व्यक्ति को छू पाता, जेड ने पहले ही उसकी छाती पर लात मारी और उसे उड़ा दिया। अभय भी मार्शल आर्ट जानने वाले व्यक्ति थे। चूंकि वह सायरा का मंगेतर और राजवंश परिवार का युवा मास्टर था, इसलिए उसे उन विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था जिन्हें उसके परिवार द्वारा काम पर रखा गया था। जयेश परिवार के भावी उत्तराधिकारी के रूप में मजबूती से बैठने में सक्षम होना और यहाँ तक कि सायरा का मंगेतर बनने में कामयाब होना यह दर्शाता है कि वह एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जब उस पर जैद द्वारा हमला किया गया तो उसने अपनी भुजाओं से रोकने का प्रयास किया। ऐसा लग सकता है कि वह अधिक बल का प्रयोग नहीं कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही अपनी पूरी ताकत से रोक रहा था। वह जिस व्यक्ति का सामना कर रहा था वह जैद था। वह ऐसा व्यक्ति था जो अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिकों को आदेश दे सकता था। जैसे ही उसे जेड ने लात मारी, उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। पिछले 20 वर्षों से उनकी दृढ़ता के प्रयास एक चींटी की तरह थे जो एक बड़े पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही थी। भले ही उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, फिर भी उसे जेड द्वारा आसानी से लात मार दी गई। जब उसका बट जमीन को छू गया तो अभय को ऐसा लगा जैसे उसका मस्तिष्क और अहंकार दोनों टुकड़े टुकड़े हो गए हों। युवा मास्टर। जब राजवंश परिवार के अंगरक्षकों ने यह तमाशा देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें निकाली और जेड पर तान दी। उनमें से 2 एक साथ अपने यंग मास्टर का समर्थन करने के लिए आगे बढ़े जो जमीन पर था। वापस जाना। अभय सीधा खड़ा होने से पहले ही अपने अंगरक्षकों पर चिल्लाया। हालांकि यह स्पष्ट था कि उनकी चेतावनी अभयारण्य के लोगों जितनी तेज नहीं थी। उनके आसपास हर कोई, चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र पर, पहले से ही अभयारण्य के लोगों से घिरा हुआ था। ये लोग या तो सेवानिवृत्त सैनिक थे या दुनिया भर से भाड़े के सैनिक थे। उनके पास लोहरक्त वाली सेना की सहनशक्ति और शारीरिक क्षमता थी। राजवंश परिवार के अंगरक्षक उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अभयारण्य में आग्नेयास्त्रों का व्यवसाय था और उनके अधिकांश हथियार भारी मशीनरी थे। दूसरी ओर राजवंश परिवार के अंगरक्षकों के पास केवल हथकड़ी थी। ऐसी शक्ति असमानता का सामना करते समय राजवंश परिवार के अंगरक्षक पहले से ही कांप रहे थे। अपनी बंदूकें नीचे रखो। अभय के चिल्लाने पर उसके माथे की नसें पहले से ही तेज हो रही थीं। जैसे ही अंगरक्षकों ने आदेश सुना, उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें नीचे रख दी। हालांकि दूसरे पक्ष ने अपनी बंदूकें नीचे रखकर उनकी दयालुता का बदला नहीं चुकाया। इसके बजाय भाड़े के सैनिक जो अंगरक्षकों के करीब थे, उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह में गम के टुकड़े चबाते हुए अपनी बंदूकें अंगरक्षक के सिर पर तान दी थीं। जहां तक जेड की बात है, उसने अभय की ओर देखा भी नहीं। उसके हाथ अभी भी निया की गर्दन को पकड़े हुए थे और उसकी आंखों में तेज झलक उसके शरीर में खंजर चुभने जैसी थी। तुम वही हो जिसने सायरा को मार डाला, जेड अंततः बोला, लेकिन उसने जो शब्द कहे उसने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अभी क्या सुना? निया की आंखें डर से चौड़ी हो गईं जब उसने उस आदमी को देखा जो उससे 1 इंच लंबा था। इस वक्त उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही उसे एसके सेक्ट के बुजुर्गों की संदिग्ध निगाहों का सामना करना पड़ा, निया घबरा गई और उसने तुरंत समझाया, मैंने नहीं, मैं अपनी ही बहन को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? वह मेरी बड़ी बहन है। मेरे अलावा एकमात्र व्यक्ति जो जानता था कि वह इस द्वीप पर छुट्टियां मनाने आ रही है, वह आप ही थे। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए केवल आप ही हो सकते हैं। निया का दिल डूब गया। उस कुतिया की जैद से कब दोस्ती हुई? जैद को उसके निजी कार्यक्रम के बारे में भी पता था। उनका रिश्ता क्या था? यह मैं नहीं था। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। वह पहले से ही दीर्घकालिक अवसाद से पीड़ित थी और यह लाइलाज था। पहले भी कई बार उसने खुद को मारने की कोशिश की थी और मैंने ही उसे रोका था। एक बार वह पहले ही खुद को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गई थी और अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो वह पहले ही मर चुकी होती, अगर मैंने ही उसे मारा होता। बड़ी बहन हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छी थी। वह एसके सेक्ट को भी इस स्तर तक ले आई। अगर मैं स्पष्ट कहूं तो अगर मैं उसके साथ रहता तो मैं भाग्य कमाने में सक्षम होता। उसके बिना उनमें से अधिकांश को एसके सेक्ट की परवाह भी नहीं होती। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, तो मैं उसे क्यों मारूंगा? जैसे जैसे जेड की पकड़ उस पर नरम होती गई, निया के लिए यह आसान और सहज होता गया और अंत में जेड ने उसे जाने भी दिया। मैं अब तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर भरोसा है, बल्कि इसलिए कि मेरे पास अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं है। यह देखते हुए कि तुम उसकी बहन हो, मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा। हालांकि अगर मुझे पता चला कि तुम ही वह हो जिसने उसकी मौत का कारण बना, तो मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने पर पछतावा करूंगा।
निया का चेहरा पीला पड़ गया और उसके होंठ कांपना बंद नहीं कर रहे थे। मैं कार्यभार संभालूंगा, अब अपने आदमियों को ले जाओ और चले जाओ। लेकिन मैं सायरा की बहन हूं, मैं उसका एकमात्र परिवार हूं, मैं। दफा हो जाओ। जैद उसका स्पष्टीकरण भी सुनना नहीं चाहता था। निया की नज़र दयनीय थी जब उसने अभय के चेहरे को देखा जो पीला और मुड़ा हुआ था। उसने दुखी स्वर में कहा, भाई अभय। उनका यह कमजोर और असहाय सफेद कमल वाला लुक उस मजबूत स्वतंत्र छवि से बिल्कुल अलग था जो इससे पहले कैमरे पर थी। वह सायरा से अलग थी जो कि मजबूत पैदा हुई थी। जहां तक निया का सवाल है, वह ऐसी महिला थी जहां योग्यता होने पर भी वह किसी पुरुष पर भरोसा करना पसंद करती थी। वह उस गरीब पक्षी की भूमिका निभाएगी जिसे एक आदमी पर निर्भर रहने की जरूरत है और आदमी को उसकी रक्षा करने की भी जरूरत महसूस होगी। यही कारण है कि जब वह मदद के लिए चिल्लाई तो अभय तुरंत उत्तेजित हो गई। अभय ने काले चेहरे के साथ बात की, मिस्टर जेड, हम सायरा के शव की खोज में आपकी मदद की सराहना करते हैं। हालांकि जियोयू सायरा की छोटी बहन है और मैं उसका मंगेतर हूं। यह एसके सेक्ट और राजवंश परिवार का मामला है, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी, मिस्टर जेड। जैसे ही उसने अभय के शब्द सुने, जेड मुस्कुराया और उसकी ठंडी हंसी नरक से मौत के बुलावे की तरह थी। उसकी आंखें जो ब्लैक होल की तरह गहरी और गहरी थीं, एक तेज चमक थी जैसे कि यह अभय को लाखों टुकड़ों में काट सकती है। तुम सिर्फ एक गधे हो जो अपनी होने वाली साली के साथ सोए, तुम्हें खुद को उसका मंगेतर कहने का क्या अधिकार है? अभय का चेहरा पहले तो लाल हो गया और फिर तुरंत पीला पड़ गया। वह क्रोधित था लेकिन उसे प्रतिकार करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। भाई अभय और मैं निर्दोष हैं, वह मेरी बहन का मंगेतर है, मैं उसके साथ रिश्ता क्यों रखूंगा? जेड की आंखें जो पहले से ही बर्फ की तरह ठंडी थीं, उस महिला की ओर घूरने लगीं जो अपने बड़े मुंह के साथ लेटी हुई मासूमियत का अभिनय कर रही थी और खर्राटे ले रही थी। तुम गंदी कुतिया, मेरे सामने भोला बनने की कोशिश कर रही हो, निर्दोष। तुम उसके साथ सोने के बाद खुद को निर्दोष कह रही हो। जैसे ही जैद बोला, हेलीकॉप्टर ने 3 बड़ी बाल्टियों से तस्वीरें नीचे गिरा दी। आसपास की समुद्री हवा बहुत तेज थी, तस्वीरें तुरंत आसमान से गिरी और हर जगह उड़ गईं। बिस्तर पर नग्न लेटे हुए दोनों की अंतरंग तस्वीरें अप्रत्याशित रूप से सबके सामने आ गईं। होली शीट, ये वे है। कोई आश्चर्य नहीं कि सायरा ने कभी भी यंग मास्टर अभय की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। इन दोनों ने इसे बहुत पहले ही शुरू कर दिया होगा। वह वास्तव में वही हो सकती है जिसने सायरा को मार डाला था। यदि सायरा अभी भी जीवित होती तो वह अभय के साथ कभी नहीं मिलती। फ़कत सायरा पहले ही मेरे पिता का इलाज करने के लिए सहमत हो गया था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इन 2 बेवकूफ़ बेटों ने इसे बर्बाद कर दिया। इस द्वीप पर एसके सेक्ट और जयेश परिवार के पुरुषों के अलावा यहाँ के अधिकांश लोगों को अभी भी सायरा से मदद की जरूरत थी। जैसे ही उन्होंने इन भद्दे चित्रों को देखा, आसपास के सभी लोगों ने निया और अभय को घृणा, उपहास और क्रोध से देखा। भले ही नदी डेल्टा बहुत सी चीजों को स्वीकार कर रहा था, फिर भी जब उन्होंने ये तस्वीरें देखीं तो वे निया पर नाराज थे। जेड ने खर्राटा लिया, सिर्फ एक कुत्ता अपनी कुतिया के साथ, तुम दोनों बहुत अच्छी जोड़ी बनाते हो। मैंने तुम जानवरों के साथ व्यवहार करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुम मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत मत करना। अब अपनी औरत को अपने साथ ले जाओ और चले जाओ, अगर मुझे तीसरी बार खुद को दोहराना पड़े। हेलीकॉप्टर पर सवार भाड़े के सैनिकों ने, जिनके हाथ में मशीनगनें थीं, अचानक निया और अभय पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां उन दोनों के बगल में जमीन पर लगी। उनके आसपास की मिट्टी उन पर गिर गई और यह इतना दर्दनाक था कि निया चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसका आशय स्पष्ट था, अगर वह तीसरी बार अपनी बात दोहराते तो गोलियां जमीन की बजाय उन पर लगती। जैद नरक के एक राक्षस की तरह था जो अभय का पीछा कर रहा था। अब से मैं सायरा का मंगेतर हूं, अगर मैंने तुम्हें फिर से खुद को उसका मंगेतर कहते हुए सुना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके अलावा अपनी लोमड़ी की पूंछ अपने पास रखो और मुझे तुम्हें पकड़ने मत, तो बेहतर होगा कि आप दोनों प्रार्थना करें कि मुझे आपको उसके हत्यारों के रूप में दोषी ठहराने वाला कोई सबूत न मिले, अन्यथा पूरा एसके सेक्ट और राजवंश परिवार इस पृथ्वी की सतह से गायब हो जाएगा। निया इतनी गुस्से में थी कि वह विस्फोट करने वाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सायरा उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी गरिमा को रौंद सकेगा। अपमान से असंतुष्ट होकर वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। सायरा पहले ही मर चुका है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मंगेतर कौन है। जब आप इतने सक्षम हैं तो आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? आपने ऐसा क्यों होने दिया? इसके साथ ही उसके चेहरे से आंसू गिरने लगे। कोई नहीं जानता कि ये आंसू सायरा के लिए थे या क्रोध और अपमान के कारण। निया के शब्दों ने जेड को गहराई से प्रभावित किया। वह पहले से ही एक बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन इस समय वह शैतान की तरह था जो जीवित हो गया था। उनकी दोनों आंखों से जो अपार क्रोध देखा जा सकता था, वह एक गहरे काले छेद की तरह था जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। जैसे जैसे जानलेवा इरादा बढ़ता गया, निया को एहसास हुआ कि उसने गलती की है और तुरंत चकमा दे दिया। वह तेज हो सकती है, लेकिन जैद बहुत तेज थी। निया के पास अपना नरम पक्ष रखने और जेद से लड़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह सायरा के साथ ही बड़ी हुई थी, हालांकि वह सायरा जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने आंतरिक क्यूई की तकनीक की सभी बुनियादी बातें पहले ही सीख ली थी। निया की लड़ने की क्षमता अभय से भी बेहतर थी। कम से कम जब वह जेड से लड़ रही थी तब भी वह कुछ राउंड तक उससे लड़ सकती थी और उसे तुरंत उड़ने के लिए नहीं भेजा गया था।
हालांकि उससे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद निया अभी भी जेड का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने महसूस किया कि जेड की ताकतें वैसी नहीं थीं जैसी सायरा ने उसे सिखाई थी। जेड के पास शुद्ध ताकत और स्थायित्व था और वह इतना मजबूत था कि भले ही वह अपनी आंतरिक क्यूई का उपयोग कर रही हो, फिर भी वह उसे हरा नहीं सकती थी। गाहे चीख के साथ साथ जेड का पैर भी जमीन पर पड़ रहा था। जो कोई भी लड़ाई देख रहा था वह भी चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। चूंकि सायरा अब पहले ही मर चुका था, इसलिए न्या ही एसके सेक्ट के लिए एकमात्र उम्मीद बची थी। चाहे यह महिला सायरा की मौत के लिए जिम्मेदार थी या नहीं, वे अभी भी उसे जीवित चाहते थे। कोई भी अपने पूरे जीवन में बीमारी से मुक्त नहीं होगा और एसके सेक्ट के चिकित्सा कौशल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। न्या भले ही सायरा जितना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास अभी भी कौशल है। बैंग बहरा कर देने वाली आवाज के साथ एक बड़ा छेद भी हुआ, जो जेड के कारण हुआ था, जो निया के चेहरे से लगभग आधा सेंटीमीटर दूर था। जैसे ही आसपास की मिट्टी उसके खूबसूरत चेहरे पर गिरी, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। निया अभय का चेहरा भी पीला पड़ गया, लेकिन जब उसने जेड की क्षमता के बारे में सोचा तो वह चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जेड ने कुछ ही मिनटों में निया को हरा दिया था। हालांकि उसने उसे उस स्टंप से नहीं मारा। उसने जमीन पर पड़ी हुई महिला की ओर देखा और कहा, यह सच है कि मैं उसे इससे नहीं बचा सका। यह मेरी गलती है। यही कारण है कि मैं उस व्यक्ति को नष्ट कर दूंगा जिसने उसे मार डाला। जहां तक उसकी बात है, भले ही वह मर गई हो, फिर भी वह मेरी है। आप में से बाकी लोग चले जाओ। एसके सेक्ट सायरा का था और अभय सायरा की मंगेतर थी, लेकिन जब सायरा की मृत्यु हुई तो यह अभय ही था जिसने उसके अंतिम संस्कार की देखभाल की। एसके सेक्ट को इसमें शामिल होने का अधिकार भी नहीं था। तब से एसके सेक्ट और राजवंश परिवार बड़े लोगों के बीच मजाक बन गए। दाश 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 हालांकि पिछला मालिक केवल एक बार राजीव के नए घर में गया था, फिर भी यह उसके लिए एक खूबसूरत याद थी। यही वजह है कि जिया को आसानी से उसके घर का रास्ता मिल गया। ये मुंबई शहर के बाहरी इलाके में एक विला था। इसकी तुलना जहान परिवार की हवेली से नहीं की जा सकती, लेकिन यह अभी भी एक समृद्ध उपनगर था। यही कारण है कि उनके पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। जब गार्डों ने सुना कि वह राजीव के घर जा रही है, तो उन्होंने जिया पर अतिरिक्त नजर डाली और तुरंत एक वीडियो कॉल किया। राजीव अभी भी राशि को अपनी बाहों में लेकर सो रहा था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राशि ने असहजता से राजीव को हिलाया, जो उसे पकड़ रहा था, और कहा, भाई राजीव, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। राजीव कल से बेहद थका हुआ था, इसलिए दरवाजे पर दस्तक से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जब राशि ने उसे जगाया तो वह नाराज हो गया। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, जो चिंतित थी। आही, जल्दी उठो, जिया यहाँ है। दरवाजे पर दस्तक से जागने के बाद भी वे दोनों बिस्तर से उठने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी 4 शब्द सुने, वे तुरंत उठ खड़े हुए। क्योंकि वे दोनों एक ही समय पर हिले थे, इसलिए जैसे ही राशि उछली, उसका सिर तुरंत राजीव की ठोड़ी से टकरा गया। एक धीमी धमाके की आवाज आई, जिसके बाद राशि चीख पड़ी, जबकि राजीव दर्द से कराह उठी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। राशि बिस्तर पर खड़ी हो गई और उसने खुद को एक ट्रांसपेरेंट सिल्क नाइट गाउन से ढक लिया। वह बिना सिर वाली मक्खी की तरह घूम रही थी, बेचैनी से चिल्ला रही थी, अब हम क्या करें? मुझे क्या करना चाहिए? बड़ी बहन यहाँ है, मुझे क्या करना चाहिए? जब राजीव को कल रात की जिया की आवाज याद आई तो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा घबराहट थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और कहा, जल्दी अपने कपड़े पहनो और अपना सामान अलमारी के नीचे दराज में छिपा दो, जल्दी करो। मेरा क्या? मैं कहाँ छिपूं? बस यही बेडरूम में मेरा इंतजार करो। अगर कुछ गलत हुआ तो इस कमरे के बाहर बालकनी में चले जाना, और क्योंकि बालकनी जुड़ी हुई है तो बस स्टडी में चढ़ जाओ। राशि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राजीव उसे सिर्फ जिया के लिए बालकनी पार करने के लिए कहेगी, लेकिन यह बहस करने का समय नहीं था। राशि ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और जो कुछ भी वह पैक नहीं कर पाई थी उसे अलमारी में डाल दिया। जल्दी जल्दी, जिया पहले से ही गेट पर लेडी से बात कर रही है। माँ, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? राजीव ने आखिरकार कपड़े पहने और दरवाजा खोला, जिससे उसकी माँ कमरे में आ गई। वह शिकायत किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने राशि को गंदा कमरा साफ करने में मदद की। माँ कविता भी परेशान थी। वह उनके साथ कमरा साफ करते हुए गुस्से में बोली, अगर मैं उसे अंदर नहीं आने दे सकती थी तो क्या मुझे उसे बाहर ही रहने देना चाहिए था? वह अभी भी एक सेलिब्रिटी मानी जाती है। अगर पेपराजी ने बाहर इंतजार करते हुए उसकी तस्वीरें ले ली तो क्या होगा? जब राजीव ने अपनी माँ की बातें सुनी तो उसने अपना मुंह बंद रखा। दूसरी तरफ जिया ने कई बार डोरबेल बजाई, इससे पहले कि एक नौकर आकर दरवाजा खोलता। जैसे ही जिया घर के अंदर गई, नौकर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और ठीक उसके सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोक दिया। मिस जिया, आप इतनी सुबह हमारे यंग मास्टर से मिलने क्यों आईं? क्या कोई जरूरी काम है? जिया ने उस नौकर को देखा जो उसके रास्ते में खड़ा था। उसे घर के अंदर नहीं आने देना चाहता था और उसने मजाक उड़ाया। फिर उसने अपनी उंगली उठाई और धीरे से नौकर के कॉलरबोन पर थपकी दी। नौकर ने दर्द से चिल्लाकर कहा और लड़खड़ाकर पीछे हट गया। ऐसा करते हुए लगभग गिर ही गया। जिया अपने बदनाम कैटवॉक पर उसके पास से ऐसे गुजरी जैसे वह कोई महारानी हो जो अपने महल वापस जा रही हो। जैसे ही वह उसके पास से गुजरी, उसने जवाब दिया, मैं राजीव के लिए यहाँ क्यों हूँ? यह ऐसी बात नहीं है जिसकी चिंता किसी नौकर को करनी चाहिए। राजीव का परिवार जिस विला में रहता था वह 2 मंजिला बंगला था। कपूर परिवार की विला की तुलना में सोफिया जिस गेस्ट हाउस में रह रही थी वह भी इस घर से बहुत बड़ा था।
जिया सामने के आंगन में बगीचे के पास से गुजरी जो फव्वारों और नकली पहाड़ों से भरा हुआ था। हालांकि वह इतना बड़ा नहीं था। फिर उसने लिविंग रूम की ओर जाने वाला स्लाइडिंग दरवाजा खोला। इस समय कविता राजीव से एक कदम आगे थी। पहले से ही घबराए हुए कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। जब उन्होंने जिया को देखा तो कविता मुंह बनाए खड़ी रही और तुरंत जिया को बेरहमी से लेक्चर देना शुरू कर दिया। जिया, तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया था? तुम और ये दोनों आर्टिस्ट हो। तुम असल जिंदगी में कपल हो सकते हो, लेकिन तुम दोनों अभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके अलावा अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम कपूर परिवार की बहू बन गई हो। अगर उन्हें पता चला कि तुम इतने समय पर राजीव को ढूंढने यहाँ आई हो तो वे बहुत दुखी होंगे। अगर वे इस वजह से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लें तो तुम क्या करोगी? जब जिया ने कविता का लेक्चर सुना तो जिया उस औरत को थप्पड़ मारने ही वाली थी, जिसे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन अचानक उसके दिल की धड़कनों ने उसे रोक दिया। वह जानती थी कि ऐसा पिछले मालिक के मन में कविता के लिए डर और इज्जत की वजह से था। यह उस आदमी की माँ थी जिससे वह प्यार करती थी, इसलिए उसे कविता के अपने प्रति रवैये की बहुत परवाह थी। कविता बिल्कुल किन्ही जीती भी जैसी थी। उनके पास जो कुछ भी था और जो कुछ भी इस्तेमाल होता था वह राजीव का था, लेकिन फिर भी वे उसके प्रति खुद को बेहतर समझते थे। उनमें इतना ज़मीर तो था ही नहीं कि वे उस इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करें जो उनकी लग्जरी जिंदगी जी रहा था। जिया ने कविता को देखा और अपनी हथेली में आ रही खुजली को दबाया। थोड़ी देर बाद धड़कनें बंद हो गईं। इससे उसका कोई लेना देना नहीं था कि पिछले मालिक को अब भी इस औरत की परवाह है या नहीं। वह अब इस शरीर की मालिक नहीं थी और उसके सामने वाली औरत जिया के लिए बस हवा थी। उसने उसे थप्पड़ न मारने का फैसला किया और उस औरत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया। जब जिया ने एक भी शब्द नहीं कहा और तुरंत सीढ़ियों की ओर जाने के लिए उसके पास से गुजर गई तो कविता ने त्योरियां चढ़ाईं। उसने बहुत तेज आवाज में कहा, जिया, मैं तुमसे बात कर रही थी, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? लेकिन जिया ने उसे नजरअंदाज किया और सीढ़ियों की तरफ चलती रही। कविता थोड़ी हैरान रह गईं, लेकिन ज्यादातर उन्हें गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इसलिए था क्योंकि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। पिछले 2 सालों से जब राजीव और जिया डेटिंग कर रहे थे तो वह हमेशा राशि को पसंद करती थी, जिसे जिंग परिवार ज्यादा प्यार करता था, न कि जिया को, जिसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इसलिए चाहे जिया राजीव के साथ कितनी भी अच्छी रही हो, कविता ने कभी भी जिया को अपने बहुत करीब नहीं आने दिया और न ही उस पर किसी तरह की मेहरबानी दिखाए। लेकिन फिर भी यह औरत राजीव के लिए दीवानी थी, यहाँ तक कि जब कविता उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी तब भी जिया उसकी इज्जत करती थी। लेकिन अब कविता सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। 2-3 कदम चलकर वह जिया के ठीक सामने खड़ी हो गई। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसका रास्ता रोककर गुस्से में चिल्लाई, जिया, तुम बिना इजाजत किसी के घर में घुस गईं और ऊपर जाने से पहले मुझसे नमस्ते भी नहीं किया। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है कि घर के मालिक को नजरअंदाज कर दिया जाए? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम एक अमीर परिवार। जिस जगह कविता खड़ी थी वह जिया से कुछ कदम ऊपर थी, इसीलिए उस समय उन्होंने जिया को गुस्से से घूरा। यह गुस्से वाला चेहरा था जैसे कोई चोर से खजाने की रखवाली कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे कविता घूरती रही उनकी आंखों का रंग बदलने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह गुस्से से जिया को घूर रही थी तो सामने वाला भी उन्हें घूर रहा था। हालांकि जिया की आंखें सुस्त लग रही थीं, लेकिन जिस तरह से वह कविता को घूर रही थी उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह एहसास ऐसा था जैसे कोई खूंखार जानवर उसे घूर रहा हो। कविता को लगा कि अगर वह 1 इंच भी हिली तो दूसरा इंसान उन पर झपटकर उन्हें खा जाएगा। तुम मेरे दिए हुए सामान से इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो और फिर भी तुम मुझे ऐसे देखते हो। कम से कम एक कुत्ता तो मेरा शुक्रगुजार होगा अगर मैं उसे खाना दूं। तुम में से कोई भी कुत्ते के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तमीज और तहजीब के बारे में बात करने की? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? कविता को कभी उम्मीद नहीं थी कि यह औरत जो हमेशा उनकी इज्जत करती थी और उनके बेटे के गुस्से को झेल चुकी थी, अचानक ऐसे पागल करने वाले शब्द कहेगी। उसी पल वह स्तब्ध रह गईं और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और ऐसा लगा, मैं तुम्हें अब पहचान नहीं पा रही हूँ। जैसे ही कविता इतनी हैरान हुईं कि उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है, जिया ने उन्हें पकड़ा, एक तरफ खींचा और चिल्लाया, हटो। कविता जिया को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखकर स्तब्ध रह गईं। उनके दिल में हजारों शब्द थे जो वह इस औरत पर चिल्लाना चाहती थीं, लेकिन इस समय वे सभी उनके गले में अटक गए थे और कुछ भी नहीं निकल रहा था। वह सच में उस पर चिल्लाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें शक हुआ कि शायद इस औरत पर भूत सवार है। वह उनके प्रति इतनी गुस्सैल कैसे हो सकती है? जैसे ही जिया दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के आखिर में पहुंची, राजीव के कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। वहां एक आदमी ढीला ढाला रोब पहने था। उसकी छाती साफ दिख रही थी। उसके बिखरे बाल थे क्योंकि वह अभी अभी उठा था, इसलिए उसे सेक्सी और हैंडसम माना जा रहा था, कम से कम पिछली मालकिन के लिए जिसने इस दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था यह आदमी। लेकिन जिया के लिए, जिसके हैंडसम चाहने वालों की कभी कमी नहीं थी, राजीव का फिगर बस कमजोर था। बाकी लोगों का जिक्र किए बिना उसकी हाइट सिर्फ 175 सीएम के आसपास थी। डेल्टा के हैंडसम लड़के कम से कम 185 सीएम से ज्यादा लंबे थे। राजीव की हाइट उस समय आधे हैंडीकैप के बराबर थी। 185 सीएम लंबे हैंडसम आदमियों को भूल जाइए, चलिए उसकी तुलना जिया से करते हैं, जिसने आज सुबह पहने हुए लंबे कोट से मैच करने के लिए 10 सीएम की स्टिलेट्टो हील्स पहनी थी। उसकी हाइट असल में 168 सीएम थी और हील्स से 10 सीएम ज्यादा बढ़ने के बाद वह अब कम से कम 178 सीएम हो गई थी, लेकिन उसके सामने वाला आदमी सिर्फ 175। जिया का तो मन भी कर रहा था कि उस आदमी से दूर रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी।
यह पहली बार था जब उसे कोई ऐसा मिला था जिसके साथ उसका करीबी रिश्ता था। उसकी काबिलियत को एक तरफ रखते तो वह पहले से ही उसकी हाइट की वजह से उसे सचमुच नीची नज़र से देख रही थी। उसे उसके साथ क्या करना चाहिए, वह इतना छोटा था कि उसका पालतू भी नहीं बन सकता था। फिर वह राजीव की तुलना अर्जुन से करने से खुद को रोक नहीं पाई, जो महीनों से बीमार था, क्योंकि ये उसके मौजूदा सोशल दायरे में दो सबसे करीबी आदमी थे। उसे एहसास हुआ कि भले ही अर्जुन 3 महीने से पैरालाइज था, लेकिन उसका बॉडी फिगर राजीव से अनगिनत गुना बेहतर था। अगर उसने अर्जुन को उसके फिगर के लिए 85 का स्कोर दिया तो राजीव को सिर्फ 11 मिलेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके फिगर को देखकर उसे पक्का शक था कि राजीव का साइज बहुत छोटा है, शायद टूथपिक जितना। भले ही वह एक टूथपिक न हो, ज्यादा से ज्यादा 2 ही होंगे। 11 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स सिर्फ सिंपैथी पॉइंट्स थे जो उसने पिछले मालिक के लिए इज्जत में उसे दिए थे। राजीव को अंदाजा नहीं था कि जिया के मन में उसकी इमेज पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जब उसने जिया को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। शुरू में उसने पहले ही अनजाने में डांट खाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन आज यहाँ जो औरत थी वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती ने उसकी सांसें रोक दी, उसे घुटन महसूस होने लगी। जिया इतने लंबे समय से उसके साथ थी, जब वे पहली बार मिले थे तो उसे जो हैरानी हुई थी, उसके अलावा उसे अपने रिश्ते की शुरुआत में पता चला कि यह औरत बहुत भोली थी। वह इतनी साफ और सीधी सादी थी कि उसे बोरियत महसूस हुई। उसने असल में उससे बहुत पहले ही ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके परिवार की मुंबई में एक रियल एस्टेट कंपनी है तो वह हिचकिचाया। उसके बाद आखिरकार उसकी मुलाकात राशि से हुई, जो परिवार की राजकुमारी थी। जब उसने आखिरकार जिया से ब्रेकअप करने का फैसला किया ही था, तभी डायरेक्टर ने उसे देख लिया और आखिरकार उसे वे रिसोर्स मिल गए जिनका वह इंतजार कर रहा था। एक के बाद एक ये सब घटनाएं होने की वजह से वह जिया के साथ रिश्ता खत्म नहीं कर पाया। आखिरी बार कब वह जिया के लुक से इतना इम्प्रेस हुआ था। जिया ने आज एंकल लेंथ लंबी चोटी वाली जैकेट पहनी हुई थी। यह कोरियन स्टाइल की थी, जिसमें ढीली ढाली डार्क खाकी रंग की जैकेट थी। हालांकि स्लीव्स कोहनी से ऊपर थी, जिससे उसका स्नो वाइट जेड फोरआर्म थोड़ा चंचल दिख रहा था। फिर भी यह एक ऐसा डिजाइन और रंग था जिसे किसी के लिए स्टाइल करना बहुत मुश्किल था, खासकर एक जवान और आम लड़की के लिए। हालांकि आज जो जिया यहाँ थी वह भगवान के भेजे हुए फरिश्ते जैसी थी, एक ऐसे कपड़े के लिए जो इंसान के लुक, स्किन टोन और चार्म के हिसाब से बहुत खास था। जिया बहुत ज्यादा फैशनेबल और चमकदार लग रही थी। तुम क्या कर रही हो? किन्नी, जो अभी भी हैरानी से हैरान थी, अचानक चिल्लाई। जब राजीव जिया के नेचर और लुक से मंत्रमुग्ध थी तब वह पहले ही उसके पास से निकलकर उसके बेडरूम की ओर जा रही थी। राजीव हैरान रह गई। जब जिया उससे करीब 1 मीटर दूर था तो उसे होश आया और वह चिल्लाया, क्योंकि पिछले मालिक को राजीव के बारे में सब कुछ साफ साफ याद था, इसलिए उसके लिए उसका बेडरूम ढूंढना बहुत आसान था। जिया ने राजीव की चीख को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और चलती रही। भले ही पिछले मालिक की भावनाओं से उसका दिल परेशान हो रहा था, यह इशारा करते हुए कि वह जो होने वाला था उसके बहुत खिलाफ थी। जिया बिना किसी झिझक के बेडरूम की ओर चलती रही। राजीव इतना डर गया था कि उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया था। उसने अपने चेहरे से आलसी और ना चाहते हुए भी भाव हटाया, 2 कदम दौड़कर उसकी ओर बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। तुम क्या कर रहे हो? राजीव की आवाज बहुत तेज थी। तुम मेरी माँ को नमस्ते किए बिना या मुझसे बात किए बिना मेरे घर में आ गए, अब तुम मेरे बेडरूम में घुसने की कोशिश भी कर रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है? मैं मालकिन को पकड़ने आया हूँ। राजीव के गुस्से के सामने जिया ने शांत चेहरे से ईमानदारी से जवाब दिया। क्या तुम पागल हो? जब उसने जिया की बात सुनी तो राजीव को बुरा लगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के नाते मुझे शक है कि तुम मेरी पीठ पीछे धोखा दे रही हो, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। तुम इस काम को पागलपन क्यों कह रही हो? जिया ने कॉन्फिडेंस से जवाब देते हुए कहा। जिया के शांत, नेचुरल और सही लहजे की वजह से राजीव गुस्से से लगभग मर ही गया। वह चिल्लाया, जिया, इंसानों के बीच, खासकर कपल्स के बीच बेसिक भरोसा होना चाहिए, इसी तरह वे साथ रहते हैं। यह तो छोड़ो कि हमारी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन अगर होती भी तो भी तुम जो कर रही हो वह सही नहीं है। जिया ने जवाब में मजाक उड़ाया, शायद तुम्हें बेसिक ट्रस्ट शब्दों को लेकर गहरी गलतफहमी है और हर इंसान में फर्क होता है। इस दुनिया में अनगिनत ऐसे तारांकन कबोए हैं जो अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे अब भी भरोसे के लायक हैं? हमारा रिश्ता अभी उस पॉइंट पर नहीं पहुंचा है जहां मैं तुम पर भरोसा कर सकूं, इसीलिए मैं यहाँ उस मिस्ट्रेस को ढूंढने आया हूं जिसे तुम साफ तौर पर छिपा रही हो। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? जिया की बातों से राजीव हैरान रह गई। उसकी बोलती बंद हो गई। जिया ने राजीव के वहीं जम जाने का फायदा उठाया और जल्दी से दरवाजे का हैंडल घुमा दिया, जबकि वह अभी भी कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहा था। राजीव के चेहरे का सारा रंग उड़ गया जब उसने अपने सामने का सीन बिगड़ते देखा। साफ था कि अब उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। खुशकिस्मती से दरवाजा अंदर से बंद था। राजीव और कविता, जो अभी अभी दरवाजे पर पहुंची थी, ने राहत की सांस ली। कविता को इतना गुस्सा आया कि वह जिया के सामने दौड़ी और उस पर चिल्लाने लगी, तुम हद पार कर रही हो, तुम्हें तमीज भी है? तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में कैसे आ सकती हो? तुमने अपने बड़ों को नमस्ते भी नहीं किया और यह भी कहा कि हम कुत्तों से भी बुरे हैं। अब तुम मेरे बेटे के बेडरूम की तलाशी लेने की कोशिश कर रही हो जब तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है तो? मां, राजीव ने जब उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर पीलापन आ गया और वह चीख पड़ा। कल फोन रखने के बाद उसने जिया को कई कॉल किए, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। शुरू में भले ही जिया उसे ढूंढने नहीं आई थी, उसने आज उसे ढूंढने का प्लान बनाया था।
लेकिन अब वह यहाँ थी, जिससे वह हैरान रह गया। यह साफ था कि उसने उसके और राशि के बारे में अफवाहें सुनी होंगी, इसीलिए वह आज उन्हें पकड़ने यहाँ आई थी। इस सिचुएशन में उसी की गलती थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी माँ अभी भी ऐसी बातें कह रही थी। राजीव ने शुरू में आज उससे 5 मिलियन युआन उधार लेने का भी प्लान बनाया था। क्या होता अगर वह भड़क जाती और फिर से उसके प्रति अनजान बन जाती। मैं हद पार कर रहा हूँ, शायद तुम्हें स्ट्रोक आया है क्योंकि तुम आज सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। जब उसने कविता का गुस्सा भरा चेहरा देखा तो जिया ने उसकी बेइज्जती और बर्दाश्त करने से मना कर दिया और तुरंत पलटवार किया। मैंने तुम्हारे बेटे को द पैलेस ऑफ द किंग डायनेस्टी के क्रू से नहीं मिलवाया होता तो क्या वह आज भी उतना ही पॉपुलर आइडल होता जितना वह है। अगर यह मेरी वजह से नहीं होता, जो कपूर परिवार में शादी करने और उसे पैसे और रिसोर्स देने के लिए राजी हुई, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने बेटे की पॉपुलैरिटी की वजह से मूनकेक फैक्ट्री की मालिक बन पाती। तुम्हारे मुझ पर निर्भर करता है डैडी। बेहतर इंसान। जिया की हर बात पर कविता की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वे पहली बार जिया से मिले थे तो वह साफ तौर पर ऐसी इंसान थी जो किसी आदमी के लिए दीवानी हो जाए और प्यार के नाम पर खुद को खो दे। साथ ही राशिजिंग परिवार का मोती था, इसीलिए कविता पिछले 2 सालों से जिया के साथ ज्यादा अच्छी तरह से पेश आ रही थी। जहां तक जिया की बात है, उसने हमेशा राजीव की वजह से उसे बुद्ध की तरह पेश किया था। लेकिन आज यहाँ खड़ी जिया में कुछ गड़बड़ थी। उसने न सिर्फ उसे घर में पहली बार आने पर दफा हो जाओ कहा था, बल्कि अब वह एक बड़े से भी कह रही थी कि वह उसे डैडी कहे। तुम तो बस। उस समय कविता को जिया पर चिल्लाने के लिए सही शब्द भी नहीं मिले। उसके हिसाब से जिया की कोई वैल्यू नहीं थी। मेरे बारे में क्या कहने वाली थी कि मुझ में कोई मैनर्स या एटिकेट्स नहीं है, मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करती। तुम मेरे साथ तब भी अच्छे नहीं थे जब मैं अच्छी तरह से मैनर्स करती थी। जब मैं कुछ भी करूं तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आओगी, तो मैं तुमसे मैनर्स के बारे में बात ही क्यों करूं। अपने डैडी को अच्छी तरह से मैनर्स करने की कोशिश करने से पहले तुम। कविता को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे तुम्हारे बेटे पर भरोसा न करने में क्या दिक्कत है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ने आई हूँ। तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी। अगर अंदर कोई लोमड़ी हुई तो मैं तुम्हें मुझे अपना डैडी कहने का मौका भी नहीं दूंगी। यह कहकर और जब राजीव और माकिन अभी भी जिया की बातों से चौंकी हुई थी तो उसने अपनी हथेली से दरवाजे का हैंडल जोर से बंद कर दिया। उन्हें बस एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और जैसे दरवाजे के अंदर कुछ टूट गया हो। हल्के से धक्का देने पर जो दरवाजा शुरू में अंदर से बंद था उसे अब आसानी से खोला जा सकता था। माँ और बेटे दोनों के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। जिया। राजीव जोर से चिल्लाया, जिया के सामने खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश में। लेकिन जब उसने उसकी मुस्कुराती आंखों में देखा तो उसने देखा कि वे मंडला फूल से निकले जहर की तरह ठंडी थीं। वे सारे शब्द जो वह कहना चाहता था अब उसके गले में अटक गए थे। हटो। जिया ने राजीव को धक्का दिया। वह जोर इतना जोर का था कि राजीव लड़खड़ा गया। बेडरूम एक छोटा सा स्वीट था। बाहर एक लिविंग रूम था जिसके अंदर असली बेडरूम था। इस समय असली बेडरूम की ओर जाने वाला दरवाजा साफ तौर पर बंद था। जिया लिविंग रूम में आगे बढ़ी और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना पैर उठाया और अपनी स्टिलेटो हील से उसने बंद दरवाजे को जोर से धमाके से खोल दिया। राजीव और उसकी माँ दोनों ही हैरान रह गए जब उनके सामने यह सीन सामने आया। कविता का मुंह के आकार का था और उनके चेहरे पर एक निराश भाव आ गया। उनका दरवाजा वह ठोस लकड़ी का बना था। जिया देखकर कि अंदर कोई नहीं था, वह समझ गया कि राशि जरूर भागकर बगल वाली स्टडी में छिप गया होगा। वह थोड़ा शांत हुआ और तुरंत जिया को दिलासा देने लगा, यहाँ सच में कोई नहीं है। मैंने अभी ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझ पर ज्यादा भरोसा करो। जिया, हम पिछले 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कितना। जब कविता ने देखा कि राशि पहले ही छिप चुकी है तो उसने मौका देखकर अपनी पीठ सीधी कर ली। जब उसे जिया की कही सारी बुरी बातें याद आईं तो उसने मजाक उड़ाया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यहाँ एक मिस्ट्रेस ढूंढ रहे हो तो उसे ढूंढो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम राजीव से ब्रेकअप करना चाहते हो तो कर दो। मदर। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस चिल्ला सकता था ताकि अपनी माँ की बात काट सके। क्या वह नहीं देख सकती थी कि जिया पूरी तरह बदल गया था। लेकिन 2 साल तक बिल्कुल अलग तरीके से रहने के बाद कविता रुक नहीं सकी, तब भी जब उसका पल्ला भारी था। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा। वह बहुत बदतमीज है और उसे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। उसे तुम्हारी माँ के लिए जरा भी इज्जत नहीं है क्योंकि यह औरत पहले ही कह चुकी है कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम्हें ही उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे ही जिया ने कविता की बात सुनी उसने अपनी भौहें चढ़ाईं और शांत चुलबुले अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है। कविता चुप रही। वह कुछ जवाब देना चाहती थी लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इस औरत के एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ है। उसने अपने होंठ काटे और भले ही उसने साफ साफ नहीं कहा, उसके चेहरे पर एक जिद्दी अड़ियल भाव था। माँ, जिया ने शायद आपको नाराज किया हो, लेकिन आप जानती हैं कि मैं जिया से प्यार करता हूँ। आप हमेशा उसके साथ इतना सख्त क्यों रहती हैं। आप दोनों ऐसा करके मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। जब उसने अपनी माँ का चेहरा शर्म से लाल देखा तो राजीव ने उन्हें सलाह देना जारी रखा, आप जानती हैं कि मैं जिया के बिना नहीं रह सकता। भले ही उसकी शादी कपूर परिवार में कुछ समय के लिए हो जाए, मैं फिर भी उसका इंतजार करूंगा। इस बात पर आप भी सहमत थीं। जब जिया यहाँ होती है तो आपको हमेशा ऐसा क्यों रहना पड़ता है। जब राजीव माँ किन को अपने विचार बता ही रहा था तभी जिया अचानक कमरे से बाहर निकल गया। जब तक उसने कुछ कहा और कमरे से बाहर निकला तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जिया ने पहले ही स्टडी रूम का दरवाजा खोल दिया था।
राशि, जो शुरू में बेडरूम में छिपी हुई थी, चुपके से सुन रही थी और उसे एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसने तुरंत अपनी हील्स उतारी और उन्हें राजीव की अलमारी के अंदर छिपा दिया। फिर वह नंगे पैर बालकनी में गई और स्टडी रूम में चढ़ गई। जैसे ही वह स्टडी रूम की बालकनी में पहुंची, उसने जिया के बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की आवाज़ सुनी। वह इतनी डर गई कि वह लगभग बालकनी से गिर ही गई। हालांकि अब तक वह स्टडी रूम के अंदर थी, फिर भी उसके दिल को शांति नहीं मिली थी। जैसे ही राशि को लगा कि वह सुरक्षित है, कमरे का दरवाजा बिना किसी चेतावनी के खुल गया। राशि ने अचानक अपना सिर उठाया और जिया की खूबसूरत आड़ू फूल जैसी आंखों से आंखें मिलाईं, जिनसे वह हमेशा जलती थी। इस समय आमतौर पर बहुत मोहक आंखें एक अजीब नज़र से भर गई थी। राशि का चेहरा लाल और सफेद रंग के कई शेड्स में बदल गया। जब वह जिया के सामने आई तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसे शर्म और गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। राजीव कमरे में भागी और उसने देखा कि राशि स्टडी रूम की बालकनी में बैठा है। उसका रंग तुरंत खराब हो गया। आखिर में कविता भी कमरे में भागी जब उसने जिया का "मैंने तुमसे कहा था" वाला एक्सप्रेशन और अपने बेटे और राशि के चेहरे पर ग्रे शर्मिंदगी वाला लुक देखा तो वह तुरंत राशि की ओर गई। उसने राशि को खड़ा होने में मदद की और कहा, "ओह माय राशि, तुम घर के अंदर रहते हुए भी नीचे कैसे गिर गईं? तुम कैसी हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम्हें वह मिला जिसकी तुम्हें जरूरत थी?" राशि का दिमाग घूम रहा था और उसे तुरंत इशारा समझ आ गया। उसका चेहरा अब आंसुओं से भरा हुआ था और वह दुखी स्वर में बोली, "मैंने टेबल पर हर जगह देखा लेकिन मुझे वह नहीं मिला। मुझे लगा कि मैंने बड़ी बहन की आवाज़ सुनी है, इसलिए मैं बालकनी की तरफ भागी। जैसे ही मैं यहाँ पहुंची, मैं गिर गई और मेरा टखना मुड़ गया।" राजीव को आखिरकार होश आया। वह तुरंत आराम से राशि की ओर चला गया और कविता को सहारा देने में मदद की। "तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम उसे क्यों नहीं ढूंढ पाई? मैंने तुमसे कहा था कि वह टेबल के बाईं ओर है।" इस समय जब वह रंगे हाथों पकड़ा गया था, तब भी राजीव राशि से बहुत नरम लहजे में बात कर रहा था। जिया ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की भयानक एक्टिंग देखी। उसे बस अपने दिल में ऐंठन और सिर में तेज धड़कन महसूस हो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से खाली हो रहा था। यह पिछले मालिक की चेतना से उसके पुनर्जन्म के बाद से महसूस किया गया सबसे मजबूत विरोध था। जब चीजें पहले से ही इतनी साफ थीं, तब भी जिया पिछले मालिक के विरोध और इस मामले में अविश्वास को साफ महसूस कर सकती थी। उसके दिल में एक आवाज थी जो उसे जाने के लिए कह रही थी, उसे यह मानने के लिए उकसा रही थी कि राशि यहाँ सिर्फ कुछ लेने आया है। जिया को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। इसीलिए कहते हैं कि आप उस इंसान को कभी नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा हो। चीजें पहले ही ऐसी हो चुकी थीं, लेकिन पिछला मालिक अभी भी उसके शरीर को टॉर्चर कर रहा था, उसे असहज महसूस कराकर जाने के लिए मजबूर कर रहा था। यह कैसा था मुमकिन है? जिया ने शुरू में प्लान किया था कि पिछली मालिक खुद देख लेगी कि राजीव कितनी बिगड़ी हुई है और राशि कितनी बदतमीज हो सकती है, ताकि पिछली मालिक आगे बढ़ सके। किसने सोचा होगा कि पिछली मालिक इस तरह रिएक्ट करेगी? जिया खुद को ताना मारे बिना नहीं रह सकी। वाह, इस अच्छी माँ को देखो, उसके बेटे और बेचारी बहू के साथ कितना घुला मिला परिवार है। लगता है मैं गलत समय पर आ गई, माफ करना। यह कहकर वह मुड़ी और चली गई। राजीव बहुत डर गई। उसने तुरंत राशि का हाथ छोड़ दिया और जिया की ओर दौड़े। राशि ने पहले ही अपना सारा वजन राजीव पर डाल दिया था। जब वह जिया के पीछे भागी तो कविता जिया की बातों से इतनी हैरान हो गई कि उसने भी अपना हाथ ढीला कर दिया। राशि ने तुरंत वह सारा सहारा खो दिया जो उसे कुछ सेकंड पहले मिला था। वह तुरंत जमीन पर गिर गई और जोर से चीखी। हालांकि राजीव ने उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। तब भी जब वह जमीन पर गिर गई, इस समय उसका पूरा दिल जिया पर था। हालांकि वह जानती थी कि राजीव सिर्फ उनके भविष्य के लिए और ज्यादा रिसोर्स पाने के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन उसे जिया से चीजें छीनने की आदत हो गई थी। भले ही उसे पता था कि उसे राजीव के परफॉर्मेंस के साथ खेलना चाहिए, उसके अंदर गहरी नफरत और जलन थी। राजीव साफ तौर पर उसका बॉयफ्रेंड था। राजीव ने जिया को पकड़ लिया था। जिया को अपनी बाहों में खींचने के लिए आगे बढ़ा। जैसे जिया के सिर के पीछे आंखें हों, उसने अपनी बाहें उठाईं और उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा। यह इतना जोर का था कि कुछ ही सेकंड में राजीव का हाथ लाल हो गया और सूज गया। "दफा हो जाओ अपने इन गंदे हाथों से, मुझे मत छुओ, खासकर उस भड़काऊ लोमड़ी को छूने के बाद। तुम्हें शायद इससे कोई दिक्कत न हो, लेकिन मुझे इससे नफरत है।" राजीव का हाथ हवा में जम गया। उसके चेहरे पर यकीन न होने का भाव था। "जिया, तुमने क्या कहा?" "मैंने कहा कि वह एक भड़काऊ लोमड़ी है। क्या हुआ? क्या इससे तुम्हारा दिल टूटता है?" राजीव हैरान दिखे। "तुम ऐसा क्यों कहोगे कि जियाउलू है? वह सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारे पिता ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिलाने में मदद करने के लिए कहा था।" राशि, जो जमीन पर गिर गई थी, इस समय हैरान लग रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्योंकि उसे जन्म से दिल की बीमारी थी, वह बहुत कम एक्सरसाइज करती थी और कभी धूप में नहीं जाती थी, इसीलिए वह इतनी पीली पड़ गई थी। इस समय उसके लुक के साथ साथ कोई भी उससे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। "बड़ी बहन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम इस तरह मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती हो?" राजीव और राशि से एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। जिया जानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले मालिक ने इन कुत्तों की जोड़ी को माफ कर दिया था। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पिछले मालिक ने उसे माफ किया था या नहीं। यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि उसके शरीर में अभी भी पिछले मालिक की चेतना के बचे हुए हिस्से थे, इसलिए जब भी पिछले मालिक का दिल टूटता तो उसे भी महसूस होता।
एक ऐसे आदमी के लिए जिससे वह नफरत करती थी, भले ही वह उसके पैर चाटने की पेशकश करे। जिया यह बात मान नहीं पा रही थी कि वह उसके लिए दिल टूटा हुआ महसूस कर रही है। मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही हूँ, जिया ने मजाक उड़ाया। इस ठंडे सर्दियों के मौसम में तुम सुबह सुबह नंगे पैर राजीव के घर सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आए। राजीव और कविता ने मुड़कर राशि को देखा, जो नंगे पैर था और पतले कपड़े पहने हुए था। अगर उन दोनों ने अभी तुम्हें यह कहकर पीटा होता कि तुमने कुछ चुराया है, तो शायद मैं तुम पर यकीन कर लेता, लेकिन डॉक्यूमेंट के लिए अंदर आने का यह अनोखा तरीका, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या तुम्हारे मुंह को लेकर कोई गलतफहमी है? क्या तुम्हें लगा कि यह हाथी दांत उगलने में एक्सपर्ट है, यह सोचकर कि तुम्हारी कही हर बात सच लगेगी? राशि कंफ्यूज थी, उसका सिर घूम रहा था। तभी अचानक उसे यह कहावत याद आई, कुत्ते के मुंह में हाथी दांत कभी नहीं मिलेगा। क्या इसका मतलब था कि जिया उसे कुत्ता कह रही थी? कल रात राजीव के साथ फोन पर उसने उसे कुतिया कहा था, आज वह उसे कुत्ता कह रही थी। राशि ने जिया को घूरा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिया ने उसके सामने ऐसे बुरे शब्द कहने की हिम्मत की। राजीव का सिर उन दोनों बहनों की वजह से जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से समझाया, जिया तुमने उसे गलत समझा है, जियाउलू सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से यहाँ आई थी। यह कहकर वह जल्दी से टेबल पर गया और आसपास देखने लगा। मुझे याद है कि मैंने इसे कल रात यहाँ टेबल पर रखा था। उसके बाद वह टेबल के पास झुका और उसके बगल वाले एक ड्रॉर को खोला, फिर उसने ड्रॉर में से कुछ ढूंढा और एक फाइल निकाली। राजीव ने राहत की सांस ली और कहा, ओह मेरी गलती, डॉक्यूमेंट टेबल पर नहीं था, वह इन ड्रॉर के अंदर था। फिर उसने डॉक्यूमेंट जिया को दिया और कहा, देखो देखो, यह वही डॉक्यूमेंट है जिसे राशि ढूंढ रहा था। मेरी माँ अपनी फैक्ट्री को बढ़ाना चाहती थी और उन्हें और कैपिटल की जरूरत थी, इसलिए हमें विदेश से लोन लेने की जरूरत थी। तुम्हारे पिता ने सोचा कि चूंकि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, इसलिए मेरी माँ की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना तुम्हारे इन्वेस्टमेंट जैसा ही होगा, इसलिए। राजीव की जिया के बारे में समझ के हिसाब से उसे कुछ नहीं पता था। अगर उसे डॉक्यूमेंट दिया भी जाता तो भी वह उसे पढ़ती नहीं, इसीलिए उसने ये सारे बहाने बनाए। कौन उम्मीद कर सकता था कि जिया बिना किसी झिझक के डॉक्यूमेंट ले लेगा? राजीव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जिया ने आराम से उसे देखा, फिर डॉक्यूमेंट्स उसे वापस फेंक दिए, जिससे उसे तुरंत तसल्ली हो गई। यह बहुत कम समय था, यह नामुमकिन था कि उसे इसमें कुछ भी गलत नजर आता। राशि को अपना मौका दिखा और उसने तुरंत एक्टिंग शुरू कर दी। बड़ी बहन, तुमने मेरे साथ सच में गलत किया है। यह सच है जिया, तुमने जियाउलू पर इल्जाम लगाया है। राजीव तुरंत राशि की ओर मुड़ी और उसे तसल्ली दी। जियाउलू, तुम्हारी बहन पिछले 2 दिनों से बुरे मूड में है, तुम्हें उसे माफ करना होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगूंगी। इसके बाद दुखी राशि ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। जब तक तुम्हारे और बड़ी बहन के बीच कोई फालतू की गलतफहमी न हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसने अपने सामने खड़े कुत्तों की जोड़ी को शो करते देखा, तो जिया सोचने लगी कि यह कुत्तों की जोड़ी पैसे के लिए अपनी अपनी बातों पर कैसे अड़ी हुई है। जिया ने ब्लूटूथ हेडफोन पहने हुए थे, इसीलिए जब राजीव ने कॉल किया तो उसे सुनाई नहीं दिया। जैसे ही फोन उठा, उसने उसे स्पीकर मोड पर कर दिया। जब फोन से फादर जिंग की आवाज आई तो राजीव की आंख तुरंत सिकुड़ गई। जिया, तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? कपूर परिवार में तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा, याद है जब तुमने मुझसे लोन मांगा था? क्या तुमने यह नहीं बताया था कि तुम्हारी कंपनी के पास पैसे कम हैं? मैंने अभी क्यों सुना कि तुम अब राजीव की माँ की फैक्ट्री में $100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या? कॉल के दूसरी तरफ से आवाज अचानक तेज हुई। मैंने कब कहा कि मैं $100 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा? राजीव को पहले से ही पता था कि यह गलत हो रहा है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, जिया की एक तीखी नजर ने उसे इतना डरा दिया कि सारे शब्द उसके गले में ही रह गए। इस समय जिया की आंखें किसी जहरीले सांप की तरह थीं, जिससे उसे लग रहा था कि जैसे ही वह बोलेगा, उसे जहर देकर मार दिया जाएगा। क्या तुम राशि को फोन पर आने के लिए कह सकते हो? मेरे पास यहाँ एक मूवी देखने का मौका है और मैं देखना चाहता था कि क्या वह इंटरेस्टेड होगी। जिया मुस्कुराई, उसके होंठ उस चेहरे को देखते ही ऊपर उठ गए जो कुछ देर पहले कड़वा था। वही चेहरा अब बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से भर गया था। इस नाजुक सी दिखने वाली औरत की आंखों में एक शैतानी सी चमक थी, वे थोड़ी ठंडक के साथ मोहक चमक रही थीं। दूसरी तरफ मिस्टर शर्मा की आवाज फिर से आई, सच में तुम्हें जल्दी से राशि को फोन करना चाहिए, वह कल यामिनी के घर गई थी। यह लड़की जो उसकी क्लास में बहुत करीब है, यामिनी के माता पिता इन 2 दिनों में शहर से बाहर जाने वाले थे और उसे अकेले रहने में डर लग रहा था, इसलिए राशि ने यामिनी का साथ देने का फैसला किया। यामिनी, मुझे नहीं लगता कि वह मुंबई सिटी में है। ओह, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टियां हैं, इसलिए राशि ने यामिनी के घर जाने का फैसला किया है। तुम्हें सीधे राशि से कांटेक्ट करना चाहिए, या मैं भी फोन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस मूवी के बारे में बताओ, तुमने राशि के लिए कौन सी मूवी चुनी है? डायरेक्टर कौन है? राशि पहली फीमेल लीड होगी या दूसरी? राशि के बारे में बात करते हुए मिस्टर शर्मा लगातार बोलने लगे। जिया ने राशि को देखा, जो अब मुर्दे की तरह पीली पड़ गई थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे कह रही हो, पकड़ा तुम गंदी भड़काऊ कुतिया। फिर उसने अपने पिता को जवाब दिया, ओह अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अचानक याद आया कि वे यह मूवी किसी दूसरे आर्टिस्ट को दे रहे हैं। यह आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस्टर शर्मा की आवाज में कंफ्यूजन और गुस्सा मिला जुला था, लेकिन जिया ने पहले ही कॉल काट दी थी। उसकी हरकत देखकर वे तीनों हैरानी से जम गए। उस पल वे सभी बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। वह डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ है, तुम्हारी माँ मेरे पिता के साथ कोऑपरेट करना चाहती है। हम आखिर में हम वही रिएक्शन था जो दुनिया की सबसे अच्छी ग्रीन टी चखने के बाद होता।
राजीव का चेहरा बहुत बुरा लग रहा था, उसके पास बकवास करते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिया, मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। राशि और मैं बेकसूर हैं। कल रात वह अपनी दोस्त के घर गई थी और इत्तेफाक से मैं वहाँ एक शूट के लिए था। वहाँ मैं राशि से मिला जब उसे और उसकी दोस्त यामिनी को कुछ गैंगस्टर्स परेशान कर रहे थे। मैं उन्हें बचाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके टखने में चोट लग गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसे डर था कि अंकल जिंग उसे डांटेंगे, इसलिए उसने रात यहीं रुकने का फैसला किया। जब तुम आज सुबह मेरे घर में घुस आए तो वह घबरा गई और झूठ बोल दिया। जिया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जैसे ही वह बात करना बंद कर रहा था, राजीव को एक बार फिर कॉल आने की आवाज़ सुनाई दी। हेलो फोन से एक जानी पहचानी आवाज़ आई और राजीव को लगा कि उसका दिल बैठ रहा है। भाई नमन, मैंने कल राजीव के साथ उज्जैन जाने का प्लान बनाया था, लेकिन मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वह कल कहाँ था? क्या वह मेरी पीठ पीछे किसी और को डेट कर रहा है? दूसरी तरफ से राजीव के मैनेजर की आवाज़ आई। राजीव कल कंपनी में यही था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे पास उसका पूरे दिन कंपनी में रहने का एक वीडियो है। लेकिन जिया, राजीव अब एक उभरता हुआ आइडल है। तुम उसे पहले की तरह परेशान नहीं कर सकती। अगर फैंस को तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो तो तुम्हें हर दिन उसका पता पूछने के बजाय शांत रहना चाहिए, वरना। जिया को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि नमन गैंग उसके बाद क्या कहता है। उसने तुरंत फोन काट दिया और डरावनी दिखने वाली राजीव को मासूम मुस्कान के साथ देखा। हमर शू, शायद तुम मेरे बारे में जितना जानती हो मैं दिमागी तौर पर कमजोर हूँ। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस समय क्या कहे। जिया मुड़ी और जाने ही वाली थी कि राजीव उसके पीछे दौड़। उसे लगा कि जिया सीधे चली जाएगी, लेकिन इसके बजाय वह उसके बेडरूम में वापस चली गई और सीधे उसकी अलमारी की तरफ चली गई। जिया, राजीव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जिया ने उसे जोर से धक्का देकर दूर धकेल दिया। राजीव को इतनी जोर से धक्का दिया गया कि वह कुछ कदम पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर गया और लगभग जमीन पर लुढ़क गया। दूसरी ओर जिया ने मौके का फायदा उठाकर अलमारी का दरवाजा खोल दिया। जब उसने दूसरा दराज खोला तो राशि के अंडरगारमेंट्स, कपड़े, पैंट, जूते और लॉन्जरी सब खुलेआम दिखे। इस समय जिया को अपने दिल और सिर में एक तेज दर्द महसूस हो रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था।